So welcome guys, welcome to my channel. In this video I will be talking about introduction to ecology. इस वीडियो में आप एक लिसनर बनोगे और मैं एक स्पीकर। देखो, आप में और में सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा। इस पूरे चैप्टर में मैं आपको एज अ काउंसलर, एक काउंसलर का काम क्या होता है, किसी भी काइंड ऑफ एक करियर काउंसलिंग में एक करियर काउंसलर का क्या काम होता है, एक पर्टिकुलर फील्ड पे डिटेल्ड व्यू में बात करना, सो दैट जो लिसनर होता है उस पर्टिकुलर करियर को लेके उस चीज को डीपली समझ पाए और अपना करियर चूज करे प्रॉपरली। तो ठीक उसी प्रकार मैं एक काउंसलर की तरह इस चैप्टर में मैं आपको इकोलॉजी का पूरा इंट्रोडक्शन दूंगी और फिर मैं बताऊंगी कि आपको यहाँ पे जाने का स्कोप क्या है, नहीं है, और इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, सो दैट आप आगे चल के इकोलॉजी में इंटरेस्टेड बने या ना बने ये आप डिसाइड करोगे। तो चलो अब हम बिना टाइम वेस्ट करके अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो पहली चीज मैं आपको पढ़ाऊंगी वो पढ़ाऊंगी कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी का कंसेप्ट क्या होता है? तो देखो, किसी भी चीज का कंसेप्ट या कुछ भी पढ़ने से पहले आपको क्या चीज हमेशा रट के रखना पड़ता है टू इम्प्रेस योर टीचर्स, वो ये है कि उसका डेफिनेशन। अच्छा, आपको भी पता है कि इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फिजिकल एंड बायोटिक एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। रिलेशनशिप किसका? ऑर्गेनिज्म का किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ, उसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। ठीक है ना? तो मैं तभी भी एक सिंपल सा वो लिख के देती हूँ आपको डेफिनेशन, सो दैट आप पेपर में उसको अच्छे से लिख के आ जाए। तो आप लिखना इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ देयर फिजिकल एंड बायोटिक एनवायरनमेंट। इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। ये तो हो गया इकोलॉजी का डेफिनेशन। तो पहले पॉइंट पे हमने डेफिनेशन की बात की। अब सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे, चलो डी मतलब डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे कि इकोलॉजी के फादर का नाम क्या है। तो फादर का नाम आपको याद करने के लिए आपको पूरा नाम याद नहीं करना, आपको क्या करना है, जस्ट उसका सरनेम याद करना है, सो दैट आप उस पूरे के पूरे इकोलॉजी में आप अपने पेपर में जस्ट उसका सरनेम तक लिख देंगे तो भी टीचर्स उसके लिए सेटिस्फाइड रहेंगे। तो उसका क्या नाम होगा? उसका नाम है ईपी ओडम। तो ये चीज आपने बायोलॉजी में 12th में भी पढ़ा था कि जो इकोलॉजी के जो फादर है उनका नाम क्या है? ईपी ओडम। बहुत बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं हैकल और ओडम के बीच में। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो ओडम है वो क्या है? इकोलॉजी के फादर। अच्छा, तीसरी चीज पे अब हम बात करते हैं। इंसान का ग्रोथ या फिर उसमें उसको जो भी मतलब उसका ग्रोथ हो रहा है, उसका ग्रोथ होना, उसको पौष्टिक मिलना, उसको उसका ग्रोथ, उसका न्यूट्रिशन, है ना, उसका रिप्रोडक्शन, मतलब एक इंसान को लाइफ में जो कुछ भी करना पड़ता है, लाइक ग्रोथ उसको करना पड़ता है, उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, उसको रिप्रोडक्शन की भी जरूरत होती है, और फिर उसको क्या करने की जरूरत होती है, उनको अपना एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत होती है। ये सब कुछ जो प्रोवाइड करता है वो होता है उसके आसपास का एनवायरनमेंट। आप इसको मानो या ना मानो, इनडायरेक्टली आपको एनवायरनमेंट ही हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। तो एक इंसान का एनवायरनमेंट के साथ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक इंसान बिना एनवायरनमेंट के कभी भी जीवित नहीं रह सकता। तो दैट इज वाई एनवायरनमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ये नहीं कि जस्ट ह्यूमंस। आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को लो, आप उसमें यही पाओगे कि उसको क्या करना इम्पोर्टेंट होता है, सरवाइव करने के लिए एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब एक उसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ।
क्या क्या एनवायरमेंटल चीजें होती है जो एक ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। तो पहला एनवायरमेंटल फैक्टर जो होती है वो होती है सॉइल। देखो सॉइल से क्या होता है, हमको खाना मिलता है, हमको जो प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है और उसी न्यूट्रिशन के थ्रू हमको खाना मिलता है। ठीक है, तो पहला तो एग्जाम्पल आपको पता चल गया जो कि है हमारा सॉइल। सेकेंड है टेम्परेचर। और टेम्परेचर, अगर आपका टेम्परेचर का डिग्री अगर बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया तो आप सर्वाइव कैसे करोगे। तो दैट इज वाई टेम्परेचर, प्रॉपर टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब टेम्परेचर के बाद फिर आता है पानी, जो कि आपको पता है हमारे बॉडी में 70% वाटर का कंटेंट है और हर एक ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए पानी की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। अच्छा, थर्ड चीज है हमारा न्यूट्रिएंट्स, जो कि एक ऑर्गेनिज्म को जीवित रखता है लॉन्ग टाइम के लिए। तो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम बात करेंगे कि अब इकोलॉजिस्ट ने, मतलब एक इकोलॉजिस्ट जो ऑलरेडी बन चुकी है, उनकी थिंकिंग के बारे में, एक ओल्ड इकोलॉजिस्ट और एक न्यू इकोलॉजिस्ट। तो ओल्ड इकोलॉजिस्ट और न्यू इकोलॉजिस्ट के बीच में क्या क्या चीजें आपको, मतलब इनके बीच में डिस्कशन हुई, उस पर आपको बताई गई है कुछ बातें। तो ओल्ड इकोलॉजिस्ट ने बताया कि जो ये प्लांट वाला है और एनिमल जो है उनको सेपरेट करना चाहिए। प्लांट की जो इकोलॉजी है और एनिमल की जो इकोलॉजी है, इनको सेपरेट करना चाहिए। बट न्यू इकोलॉजिस्ट ने बोला कि प्लांट और एनिमल जो है वो एक ही एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं इकोलॉजी में। अगर दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन शो कर रहे हैं तो क्यों ना हम इन दोनों को एक ही चीज में पढ़े। दैट इज वाई दे टोल्ड अस कि इन दोनों के बीच में जो आपको डिफरेंस दिख रहा है, जो प्लांट इकोलॉजी और एनिमल इकोलॉजी में, इन दोनों में यूनिफिकेशन होना चाहिए, इन दोनों को यूनाइट कर देना चाहिए। तो प्लांट और एनिमल इकोनॉमी ने अपने साथ साथ इन्होंने गठबंधन बना लिया और यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि ये दोनों यूनाइट हो गए, मतलब प्लांट और एनिमल बोथ शुड बी स्टडीड इन इकोलॉजी ओनली। तो ओल्ड और न्यू वाले में बस ये डिफरेंस जो कि आपके बुक में लिखा हुआ था, वो चीज यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया आपको। अच्छा, तीसरे पैराग्राफ में यहाँ पे कही गई है कि ब्रॉडली, चलो इकोलॉजी के मैंने इतने पार्ट्स बता दिए, अब जो मेन पार्ट आपको बताना पड़ेगा वो ये है कि इकोलॉजी जो चीज होती है उस चीज को ब्रॉडली कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई की गई है। इकोलॉजी, देखो ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है और एक होता है नॉर्मल क्लासिफिकेशन। तो इकोलॉजी की बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि मोटे मोटे तौर पर एक इकोलॉजी को किस तरह से क्लासिफाई की गई है। मतलब अगर किसी चीज को बहुत, मतलब एक इंसान को हम बहुत तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एक इंसान वेज है, ये नॉन वेज है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, कुछ भी। लेकिन ब्रॉडली एक इंसान को, एक ह्यूमन को किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। तो इस प्रकार से जो सबसे ज्यादा बड़ा डिफरेंस जो है, जो कि मतलब जो बड़ा कैटेगरी इकोलॉजी का आपको देखने को मिलता है, उसको ये लोग ब्रॉडली टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो कैटेगरी आपको देखने को मिलता है इकोलॉजी के। तो पहली कैटेगरी को बोलते हैं ऑर्टिकोलॉजी। मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ। और दूसरा होता है साइनेकोलॉजी। अच्छा, ऑर्टिकोलॉजी और साइनेकोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है, ये चीज मैंने जब बुक में पढ़ी थी तब मुझे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी। इसको सिंपल बनाने के लिए मैंने एक रास्ता सोचा आपके लिए, सो दैट आप इसको समझते वक्त दिक्कत ना कीजिए। देखो ऑर्टिकोलॉजी, प्लांट में आपने पढ़ा था कि प्लांट में दो कैटेगरीज होती है। सॉरी, प्लांट में, ऑर्गेनिज्म में दो कैटेगरीज होती है। एक तो एक ऑर्गेनिज्म होता है ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेटेरोट्रॉपिक। आपको भी पता है कि ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है, कि जो खुद पे डिपेंड होता है खाने के लिए, और जो दूसरा होता है जो दूसरों पे डिपेंड होता है, उनको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। तो ऑटो मतलब खुद, इससे वर्ड जो ये ऑटो वाला आता है उसका मतलब ये है खुद। तो मतलब एक ही स्पीसीज, मतलब एक खुद ही की स्पीसीज की स्टडी करना, उसमें कितने ग्रोथ हो रही है, नंबर ऑफ डेथ कितनी हो रही है, कैसे ग्रो कर रहा है, उसको ग्रो होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या चीज की जरूरत है, उसको आगे जाके स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एक्सटिंक्ट हो रहा है कि नहीं, मतलब एक ही स्पीसीज पे बात करना,
उस एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का भी या मल्टीपल ऑर्गेनिज्म का भी। तो लॉजी मतलब स्टडी, तो उन पे पढ़ाई करना। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि स्टडी ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म और इट्स पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज या फिर ऑफ सिंगल स्पीसीज। मतलब मैं बोलना ये चाहती हूँ कि ऑर्टिकोलॉजी रिफर करता है एक ही स्पीसीज को। एक ही स्पीसीज के अंदर आप एक ऑर्गेनिज्म या फिर उसके मेनी ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म और इट्स पॉपुलेशन। आप ये भी लिख सकते हो स्टडी ऑफ वन और मोर ऑर्गेनिज्म इन अ स्पीसीज। ये आपको ज्यादा सिंपल सूट करेगा। तो स्टडी ऑफ वन और मोर ऑर्गेनिज्म इन अ सिंगल स्पीसीज। आप ये ज्यादा इजी वर्ड लगता है। विद रिस्पेक्ट टू हैबिटेट, हैबिटेट के रिस्पेक्ट में ये आपको हम लिखना है। दैट इज मच इम्पोर्टेंट देन द अबव वर्ड्स, ठीक है ना, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में, विदाउट एनवायरनमेंट इनकी स्टडी करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। तो स्टडी ऑफ सिंगल स्पीसीज और वन और मोर ऑर्गेनिज्म इन अ सिंगल स्पीसीज विद रिस्पेक्ट टू इट्स एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट की भी बात करेंगे कुछ देर बाद। अब बात आती है साइनेकोलॉजी की। साइनेकोलॉजी क्या होती है? इट इज अ स्टडी ऑफ वन और इट इज अ स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप ये लिखो, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, ठीक है ना, इन डिफरेंट स्पीसीज। सिंगल स्पीसीज नहीं, यहाँ पे आप डिफरेंट स्पीसीज आ जाएगा। यहाँ पे आपको डिफरेंस यही चीज देखने को मिलेगी, वो ये है कि यहाँ पे एक में ऑर्टिकोलॉजी में सिंगल स्पीसीज का वर्णन किया गया है और साइनेकोलॉजी में डिफरेंट स्पीसीज का वर्णन किया गया है। इन दोनों में जस्ट यही डिफरेंस। और सिंगल स्पीसीज को आपको अच्छे से समझने के लिए मैंने आपको जो एग्जाम ट्रिक दिया है वो ये है कि ऑटो मतलब खुद का, मतलब खुद की स्टडी, एक ही पे स्टडी करना, और मैनी चीज मतलब डाइवर्स चीज पे स्टडी करना। मतलब मैं एक ह्यूमन एक ही खुद ही एक जस्ट प्लांट पे डिपेंड नहीं रहता, हम लोग एनिमल्स में भी डिपेंड रहते हैं, तो वो मल्टीपल चीजों में डिपेंड रहते हैं। तो आप इस तरह से एक काइंड ऑफ ट्रिक के फॉर्म पे इन दोनों को पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, अब हमने बात कर ली कि ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो आपके बुक में दी गई थी। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या एज अ काउंसलर कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इकोलॉजी के आगे के चैप्टर्स में। अगर आप एक सफल इकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो एक इकोलॉजिस्ट को क्या क्या पढ़ना पड़ता है वो चीज हम पढ़ेंगे। और इसमें से ऐसी चीजें आपने बहुत ही ज्यादा एज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन 11th-12th में पढ़ी होगी और उन्हीं चीज पे हम बात करेंगे। देखो, इकोलॉजी का एक खुद का एक पूरा का पूरा चैप्टर था जो कि आपने 12th क्लास में पढ़ा था, जो कि 13 से लेके 16 चैप्टर तक एनसीईआरटी की बुक में था। और उन्हीं चीज पे कुछ कुछ चीजें छुपी हुई है और उसी चीज पे भी हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। तो चलो कुछ कुछ स्टडीज जो आपको इकोलॉजी में पढ़ने को मिलेंगी उन पे बात करते हैं। तो पहली स्टडी है वो है हैबिटेट इकोलॉजी। देखो, हैबिटेट इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, अब हम उस पे बात करते हैं। देखो, हैबिटेट इकोलॉजी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप हैबिटेट की बात करते हो, मतलब कि आप यहाँ पे ये बात करते हो कि कितने प्रकार के हैबिटेट होते हैं। आपने इकोलॉजी के स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, आपको एक ग्राफ दिखा होगा एनसीईआरटी के बुक में, जहाँ पे आपको अलग अलग हैबिटेट दिया गया था, जैसे कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट, टेम्परेट एनवायरनमेंट, टुंड्रा एनवायरनमेंट, डेजर्ट, रेनफॉल, ऐसे ऐसे, मतलब रेनी सीजन्स जैसे एनवायरनमेंट, या फिर एक था कोनिकल डेसिडुअस एनवायरनमेंट्स, है ना। तो इन सब हैबिटेट पे जो स्टडी की जाती है उनको क्या कहा जाता है, हैबिटेट इकोलॉजी। तो एक छोटी सी यहाँ पे आप चीज लिख ले, यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट। देखो, मैं ना इस चीज को ना लिखना ज्यादा प्रेफर नहीं करती,
क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं लिख लूंगी तो फिर ये कुछ ज्यादा ही बड़ा वीडियो बन जाएगा। ये इस वीडियो को आपको ना ज्यादातर समझना है, पेपर में ज्यादातर ये सब चीजें नहीं आएंगी कि क्या क्या मतलब आपको पढ़ने को मिलेगी, मतलब इस चीज पे एक्सप्लेनेशन दो। आपको ज्यादा से ज्यादा ये आ सकता है कि आपको मतलब काइंड ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब आपसे पूछा जाएगा तब आपको जस्ट ये पॉइंट्स लिखने हैं, हैबिटेट इकोलॉजी, तब एक पॉइंट में आप जस्ट इसको लिख के खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये समझना इसमें इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको जस्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे से मैं जस्ट यहाँ पे टॉपिक लिखूंगी और जस्ट आपको बताऊंगी कि इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। तो चलो दूसरी बात हम करेंगे पॉपुलेशन की। तो देखो पॉपुलेशन इकोलॉजी में आपको क्या पढ़ने को मिलती है। तो देखो आपने अपने 12th क्लास के बुक में पॉपुलेशन इकोलॉजी का, मैं 12th क्लास का बार बार एग्जांपल ले रही हूँ सो दैट आप इसको 12th क्लास के बुक से रिलेट कर पाए और आपको ज्यादा समझने में दिक्कत ना हो। और ये चीज जस्ट 12th में ही नहीं, आप इसको मान लो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब भी आप इकोलॉजी जैसे चैप्टर्स को खोल रहे हो। तो देखो पॉपुलेशन इकोलॉजी में आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में इतनी पॉपुलेशन है, इस पर्टिकुलर एरिया में इतनी पॉपुलेशन है, और मतलब नंबर ऑफ डेथ कितने हैं, नंबर ऑफ बर्थ कितने हैं, ऐसी ऐसी चीजों पे पढ़ने के लिए आपको पॉपुलेशन इकोनॉमी की बात करनी पड़ती है। वहां पे क्या होता है, आपको आपने काइंड ऑफ नेटेलिटी, मोर्टेलिटी रेट्स कितनी होती है, नंबर ऑफ डेथ कितनी होती है, एक ग्राफ को स्टेबल होने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, ये सब की सब चीजें पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर आ जाती है। ठीक है, अब थर्ड चीज पे बात करते हैं। थर्ड चीज हो जाती है हमारी इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी में हमको जस्ट एक ही चीज आपको देखने को मिलेगा, वो ये है जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो इकोसिस्टम इकोलॉजी नाम से पता चल रहा है इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये चीज आपने, ये हैबिटेट इकोलॉजी ऐसी चीज जो है ये आप 6th क्लास से पढ़ के आ रहे हो, जहाँ पे आपको 6th क्लास में बताया गया था कि पोलर बियर्स कहाँ पे रहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा ठंडे एरिया में रहते हैं, बहुत ही ज्यादा स्नो जैसे एरियाज में रहते हैं, और डेजर्ट कैमल कहाँ पे रहते हैं, डेजर्ट्स में। मतलब काइंड ऑफ ये बताया गया कि मतलब दोनों के बीच का हैबिटेट में डिफरेंस, या इनको जीवित रहने के लिए किस तरह से इनको इंटरेक्ट करना पड़ता है एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को, एक दूसरे के साथ रहने के लिए इनको किस तरह से काइंड ऑफ शेयर करनी पड़ती है चीजें, आगे चल के वो किस तरह से मतलब काइंड ऑफ निश बना सके उस पर्टिकुलर एरिया में सुइटेबली रहने के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके। तो ये सब चीजें किस में आ जाती है, इकोसिस्टम इकोलॉजी पे। ठीक है, तो इसमें लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप होता है, या फिर आप बायोटिक और एबायोटिक भी वर्ड ले सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है बायोटिक और एबायोटिक में डिफरेंट मतलब एबायोटिक और बायोटिक किसको बोलते हैं। अगर नहीं पता तो बता दूं कि बायोटिक मतलब लिविंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग के बीच में क्या है रिलेशनशिप। अब इनके बीच में रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा, कभी कभी पैरासिटिज्म भी देखने को मिलती है, कभी कभी आपको म्यूचुअलिज्म भी देखने को मिलती है, कभी कभी आपको सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी देखने को मिलती है, कभी कभी कॉमेंसलिज्म, मेमेंसलिज्म, ऐसी ऐसी चीजें भी देखने को मिलती है। वो सारी चीजें किसमें आती है, इकोसिस्टम स्टडी में। आपने ये सारी की सारी चीजों की एक एक छोटी छोटी ग्लिम्स जो है वो आपने 11th-12th की बुक में पढ़ रखी है, सॉरी 12th की बुक में पढ़ रखी है, और उन्हीं चीजों पे हमने बात करनी है। फिर आगे चल के अब हम बात करेंगे चौथी चीज जो कि है कंजर्वेशन इकोलॉजी। देखो कंजर्वेशनल इकोलॉजी जो चीज है ना, ये आपने जियोग्राफी में भी पढ़ी होगी जब आप 8th क्लास में थे। आई मीन टू से कि आप जब लोअर स्टैंडर्ड्स में थे तब आपने जियोलॉजी में भी, जियोग्राफी में भी पढ़ा होगा रिसोर्सेस के बारे में, कि रिसोर्स ह्यूमंस किस तरह से बुरी तरह से यूज कर रहे हैं, काइंड ऑफ समिट्स, वर्ल्ड समिट्स क्रिएट हो रहे हैं जहाँ पे कुछ प्रण लिए जा रहे हैं, अर्थ समिट्स क्रिएट हो रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज खुद मतलब कुछ ना कुछ एम्स या फिर काइंड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी चीजें को लॉन्च कर रहे हैं, सो दैट वो एनवायरनमेंट की सुरक्षा कर सके, है ना। ऐसी ऐसी चीजें, और जिस तरह से इंसान रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं सेल्फिश होके, ग्रीडी नेचर काइंड ऑफ शो कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इकोलॉजी का क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। और उस चीज को कंजर्व करने के लिए क्या क्या मेजर्स होती है, उन सब चीजों की स्टडी करने के लिए कंजर्वेशनल इकोलॉजी बनी हुई है। आपको ना प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं,
जस्ट अ काइंड ऑफ नॉर्मल नॉलेज यहाँ पे इकोलॉजी में देखने को मिलती है। आप आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको एक इकोलॉजिस्ट होने के बाद आपको क्या क्या क्रेडेंशियल्स आपके होने चाहिए, क्या क्या चीजों की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए एक प्रॉपर इकोलॉजिस्ट बनने की। फिफ्थ में बात करूंगी मैं प्रोडक्शन इकोलॉजी। देखो प्रोडक्शन इकोलॉजी में क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन नाम से पता चलता है काइंड ऑफ आउटपुट वर्ड, मतलब काइंड ऑफ कि एक ऑर्गेनिज्म, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीसीज या काइंड ऑफ प्लांट है ना, एक प्लांट और एक एनिमल क्या क्या प्रोड्यूस करता है एक पर्टिकुलर एरिया में, है ना, वो चीज। देखो आपको भी पता है कि वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अ काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ चीज जो कि एक प्लांट एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है ना, वो सारी चीजें इस प्रोडक्शन इकोलॉजी में आ जाती है। कितनी एनर्जीज क्रिएट करती है एक ऑर्गेनिज्म इस चीज को खाने के बाद, है ना, मतलब वो फूड चेन में जैसे आ जाते हैं वो सारी चीजें, तो वो चीज जो होती है वो इस प्रोडक्शन इकोलॉजी के अंदर आ जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं 6 नंबर की, जो होती है हमारी रेडिएशन इकोलॉजी। देखो अब रेडिएशन इकोलॉजी में जो चीज आती है वो नाम से पता चलता है। रेडिएशन मतलब अ काइंड ऑफ यूवी रेज, अ काइंड ऑफ कुछ हार्मफुल रेज, जैसे कि हमारे क्या बोलते हैं एटम्स का अटैक, न्यूक्लियर बॉम्ब्स का अटैक। ह्यूमंस क्या करते हैं, इन सब न्यूक्लियर एनर्जीज को अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्या करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए इंस्टॉल करते हैं, सो दैट दे कुड गेन मच एनर्जी दे वांट, है ना। और उन्हीं एनर्जीज के कारण बहुत सारे डेथ्स भी आपको देखने को मिलते हैं। और क्योंकि ड्यू टू अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ दिस, ये क्या हो जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। और ऐसे प्रॉब्लम से क्या होते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आपके आसपास के एनवायरनमेंट में दिख जाता है। तो उन सब चीजों की स्टडी करने के लिए भी आपको रेडिएशन इकोलॉजी की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो आप ये भी पढ़ सकते हो। अच्छा, 7th पॉइंट आ जाता है पैलेकोलॉजी। पैलियो इकोलॉजी नाम से पता चल रहा है पैलियो। देखो पैलियोंटोलॉजी नाम आपने सुना होगा। पैलियोंटोलॉजी किस चीज की होती है, स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज कॉल्ड एज पैलियोंटोलॉजी। तो यहाँ पे भी पैलियो इकोलॉजी किस चीज पे डिपेंड होती है, वो होती है स्टडी ऑफ मतलब जो भी प्लांट्स फॉसिल फ्यूल्स होती है उन सब चीजों की। जब कोई प्लांट या फिर कोई ऑर्गेनिज्म किस साल में जीवित था, अभी किस साल में मर गया है, उसके फॉसिल्स पे पढ़ने के लिए, है ना, वो भी काइंड ऑफ इकोलॉजी के अंदर आ जाता है। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट काइंड ऑफ चीज भी आपको इस इकोलॉजी के सिस्टम में देखने को मिलता है। देखो ये इकोलॉजी जो होती है ना चीज, वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। आप सब कुछ इसमें डाल सकते हो, मैथ से लेके जियोग्राफी सब कुछ, यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। मैं ये चीज आपको बाद में बताऊंगी स्कोप वाले पार्ट में। मैं आपको बस अभी टॉपिक से अवगत करा देती हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स आपको इकोलॉजी में देखने को मिलती है। अच्छा, 8th पॉइंट की बात मैं यहीं पे कर देती हूँ। तो 8th पॉइंट में आता है हमारा जीन इकोलॉजी। देखो जीन ऑर्गेनिज्म, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसी होती है जो मर जाती है, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसी होती है जो जीवित रहती है। तो उनमें और इनमें डिफरेंस जीन में आ जाता है कि किसी किसी का जीन बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है, काइंड ऑफ हैबिचुअल होता है, एडेप्टिव होता है उस चीज को लेके। तो जीन में कोई डिफरेंस आना और जीन की स्टडी करके पता करना कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने साल तक रह सकता है आगे भी, उनके फ्यूचर के बारे में पता लगाना, इन सब चीजों की स्टडी करने के लिए जीन इकोलॉजी इज द अटमोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो अगर आपको जीन इकोलॉजी पे आपका वो मतलब इंटरेस्ट रखना है तो आपको एक ऑर्गेनिज्म की जीन की स्टडी करनी पड़ेगी। अ काइंड ऑफ जेनेटिक्स काइंड ऑफ चैप्टर जो आपने बायोलॉजी में पढ़ा था उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। अच्छा, अब 9th पे बात करते हैं हम स्पेस इकोलॉजी। अब देखो स्पेस इकोलॉजी का मतलब तो बहुत लोग ये सोच रहे थे अब तो हम एस्ट्रोनॉट बनने जा रहे हैं स्पेस इकोलॉजी को पढ़ के। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर हम ये देखें स्पेस इकोलॉजी जो कि आपने लास्ट पार्ट्स में पढ़े थे, कि जैसे आपने पढ़ा था कि किस तरह से जो हमारे स्पेस में जिस तरह से अलग अलग चीजें हो रही है, कि जैसे इंसान क्या कर रहा है कि दूसरे दूसरे प्लैनेट्स में जाने की सोच रहा है, और इससे क्या हो रहा है कि हमारा कुछ फायदा हो रहा है या फिर कुछ डेंजरस इफेक्ट्स भी कॉज हो रहे हैं। उन सब चीजों की स्टडी करने के लिए, उनकी इफेक्ट्स को पढ़ने के लिए, कि ये जो ट्रेवलिंग हो रही है इंसान की अपर प्लैनेट्स में जा जाके और उन पे कुछ ना कुछ वर्क करके, है ना,
उन सब चीजों पे बात करने के लिए मतलब जैसे कि आप इलॉन मस्क का बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब अर्थ में नहीं, अभी वो मार्स में जाके एक पर्टिकुलर ऐसा काइंड ऑफ सुइटेबल एनवायरनमेंट बनाएगा सो दैट ह्यूमंस वहां पे सर्वाइव कर सके। तो ये भी एक काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जैसी चीजों से लिंक्ड है। अब एक इंसान को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की जरूरत है, तो वो जो प्रोजेक्ट कर रहा है वो स्पेस में कर रहा है ये सारी प्रोजेक्ट्स, तो ये स्पेस से रिलेटेड है। तो दैट इज वाई स्पेस इकोलॉजी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस when these topics comes into existence। ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेस इकोलॉजी किस चीज से रिलेटेड है। अच्छा, अब हम लास्ट 2 पॉइंट्स पे बात करेंगे। एक होगा टैक्सोनोमिक इकोलॉजी। तो टैक्सोनोमिक इकोलॉजी में क्या चीज आ जाती है? देखो, टैक्सोनोमिक इकोलॉजी, द वर्ड सजेस्ट टैक्सा। टैक्सा मतलब अ काइंड ऑफ हायरार्की ऑफ ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिविजन्स पे बात करनी पड़ती है ना। जैसे कि एनिमल इकोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी, माइक्रोबियल इकोलॉजी, वर्टिब्रेट इकोलॉजी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। उन सब चीजों के टैक्सोनोमिक ग्रुप्स पे अगर आपको बात करनी है तो आपको ये टैक्सोनोमिक इकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द ह्यूमन इकोलॉजी। ह्यूमन इकोलॉजी में क्या चीज आ जाती है कि एक इंसान का एक एनवायरनमेंट के बीच में जिस तरह का रिलेशन होता है, उस रिलेशन को स्टडी करने का, उन चीजों को स्टडी करने को क्या बोलते हैं? ह्यूमन इकोलॉजी। तो दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन नहीं, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी। अब हम बात करेंगे स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। अब ये जो नौकरी होती है इसका स्कोप क्या है, आपको अब उस पर बात करनी है कि एक इंसान को इकोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या क्या क्रेडेंशियल्स की जरूरत पड़ती है, हम ये भी बात करेंगे इसमें। और नॉट ओनली दैट, आपको मैं ये भी बताऊंगी कि इसमें आपको क्या क्या चीज देखने को, मतलब क्या क्या फायदा देखने को मिलती है। और इसमें थोड़ा सा और डीपली हम जाएंगे कि इतनी सारी चीजों के बीच का क्रक्स क्या, क्योंकि क्रक्स इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। देखो, अब हम बात करेंगे स्कोप, जो कि आपके बुक में लिखी हुई है। देखो, स्कोप में क्या आ जाता है इकोलॉजी के कि एक ऑर्गेनिज्म, मतलब एक इकोलॉजी जो चीज होती है ना, ये एक सिंपल सी पढ़ाई नहीं है, ये एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स पढ़ाई है। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे इतने बड़े बड़े रास्ते खोल के दिखाए हैं कि आपको यहाँ पे किसी भी चीज की कमी नहीं दिखेगी। यहाँ पे आपको मतलब एक के बाद एक डाइवर्स चीजों को पढ़ने का मौका मिलता है। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट तो नहीं, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट तो हो सकता है। तो एक इकोलॉजी एक बहुत ही ज्यादा वास्ट और कॉम्प्लेक्स चीज है। और यहाँ पे आपको स्टडी करने के लिए नॉट ओनली बायोलॉजी की नॉलेज चाहिए होती है, यहाँ पे आप जितने भी आप सोच सकते हो सब्जेक्ट, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बीएससी में क्या क्या चीजें होती है? एक तो होती है फिजिक्स, एक होती है हमारी केमिस्ट्री, एक होती है हमारी बायोलॉजी, एक होती है हमारी क्या कहते हैं, एक होती है हमारी मैथ्स, एक होती है स्टैटिक्स। ये सारी की सारी चीजें, और यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री भी आप ऐड कर सकते हो, फिजिसिस्ट भी ऐड कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें आपको उन सबकी भी नॉलेज होनी चाहिए अगर आप एक इकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो। तो मतलब आपको ऑलराउंडर होना चाहिए, हम ये बोल सकते हैं। अच्छा, आपको इसके साथ साथ और क्या क्या चीजों की पता होनी चाहिए कि किस तरह से हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फिजिक्स में आता है ना, आइसोटोप्स, और केमिस्ट्री में भी आता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करना भी आपको आना चाहिए। आपको और क्या क्या आना चाहिए? स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको, पीएच मीटर, थर्मोमीटर का नहीं, पीएच मीटर का इस्तेमाल करना आना चाहिए, कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये सारी चीजों, और किस तरह से आप इकोलॉजी के प्रॉब्लम्स को डील कर पाओ, उन सब चीजों का भी आपको एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, अब मेन जो चीज आती है वो आती है कि आपको ये सब चीजें तो ठीक है, आपको पढ़ा दी गई होगी, आप एक इकोलॉजिस्ट बनने जाओगे, आपको एक इकोलॉजी में अगर आपको डीपली जाना है, एमएससी बीएससी में आपको मास्टर्स वगैरह करना है, मान लो कि आपने इन सब चीजों को पढ़ के आप स्कॉलर हासिल कर चुकी हो। अब आपको जब नौकरी में जाना है तो आपको नौकरी में काइंड ऑफ डिग्री की जरूरत नहीं, ऐसे रेज्यूमे देखते कि आपके क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ
क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशंस है। तो आपके क्वालिफिकेशंस कुछ इस प्रकार होने चाहिए। आपको स्टडीज आती हो या ना आती हो, आप में क्वालिफिकेशन इस चीज की होनी चाहिए जो कि आपको इसमें बताई गई है। तो आपको क्या क्या चीजों की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखो, आपको ये फिजिकल वाला तो नहीं होना चाहिए, आपको इसको प्रैक्टिकली तो आपको नहीं पता होना चाहिए, चलेगा अगर आपको प्रैक्टिकली भी नहीं पता, बट आपको इसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से आप यूज कर सकते हो इन सब चीजों की। तो आप किस किस चीजों की आपको यूजेस पता होनी चाहिए। आप एक पेस्टिसाइड को किस तरह से यूज करते हैं, काइंड ऑफ आपको ये चीज प्रैक्टिकली देखने की आनी चाहिए। आप खुद तो ये नहीं कर सकते प्रैक्टिकल, नहीं, कुछ कुछ चीजें आप कर सकते हो, जैसे डैम बनाना आपके हाथ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डैम किस तरह से बनता है, उसकी डीप नॉलेज पता होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे काइंड ऑफ इकोलॉजिस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर मैं आपको बताऊं, तो मेरे को बस इतना ही आइडिया रहेगा कि पेस्टिसाइड बनने के लिए पेस्ट को मारना पड़ता है। दूसरा है, आपको डिटर्जेंट यूज करना आना चाहिए। देखो, आप डिटर्जेंट यूज करना मतलब कपड़े धोने के लिए। तीसरा होता है सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल मतलब पानी का ट्रीटमेंट, वो हमारे जो रिवर वाटर होते हैं उनका ट्रीटमेंट करना, है ना। और तीसरा है पावर डैम्स, फ्लड को रोकना, है ना। इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए आपको। या फिर अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन एरियाज का डेवलपमेंट करना, सो दैट हमारे देश की थोड़ी प्रगति हो सके। फिर हमारा आ जाता है एटॉमिक रेडिएशंस की। एटॉमिक रेडिएशंस को किस तरह से कंट्रोल किया जाए सो दैट ह्यूमंस में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में इसका कोई बुरा असर ना पड़े, है ना। इन सब चीजों की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज होती है। अब हमारे बुक में ये चीज बताई गई है कि कुछ लोग, कुछ हम जैसे लोग जो अपने आप को इतने बड़े इकोलॉजिस्ट समझते हैं और वो आगे चल के खुद को इतने बड़े इकोलॉजिस्ट मानते हैं आधी नॉलेज को लेके, ये आधी नॉलेज बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है सोसाइटी के लिए। इसलिए बहुत लोग ऐसे रिग्रेट मनाते हैं कि हम लोगों ने इतने मेहनत से इंटरव्यू दिया और हमको मतलब नौकरी में नहीं लिया गया। तो नौकरी में लेने के लिए आपको इंटरव्यू के साथ साथ आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि एक मतलब एक ऑफिसर को, एक बॉस को जरूरत होती है। तो आपको भी एक प्रॉपर इकोलॉजिस्ट बनने के लिए एक प्रॉपर नॉलेज की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम जैसे लोग क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं कि हम लोग एक पर्टिकुलर रिसोर्स को अच्छी तरह से यूज करके अपना भी फायदा कर लेंगे, मतलब खुद का तो फायदा हो ही जाएगा, ओन एडवांटेज तो हो जाएगा, और इसके साथ साथ हमारे साथ जितने भी लोग पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की भी एडवांटेज हो जाएगी। देखो, कुछ जैसे हम जैसे लोग, अब देखो, मान लो कि मैं अब इनको कुछ एग्जांपल देती हूँ। अब इससे शायद आप ज्यादा नहीं समझ पाए होंगे, एक एग्जांपल के थ्रू आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि मान लो कि किसी ने क्या किया, एक किसान ने सोचा कि वो क्या करेगा, खेती बाड़ी करेगा, और उस चीज की खेती बाड़ी करने के लिए वो क्या करता है, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, इतने बड़े बड़े उसके गार्डन में प्लांट्स है, प्लांट्स नहीं, ट्रीज है, बड़े बड़े ट्रीज को वो क्या करता है, स्लफ ऑफ करता है, मतलब काट देता है, और फिर उस पर्टिकुलर एरिया में वो क्या करता है, एग्रीकल्चर करता है, उसमें वो क्या करता है, ग्रेजिंग करता है, सो दैट इससे क्या हो सके, इसकी तो फायदा हो ही, इसको अपना अनाज वगैरह मिल पाए, और इसके साथ साथ जो भी लोग सब्जी मंडी में खड़े रहते हैं उसको वो अच्छी तरह से चीजें सेल कर पाए। तो वो सोच रहा है कि इससे इसका भी कल्याण हो, खुद का भी कल्याण हो जाएगा, इनका भी हो जाएगा, और इनके साथ साथ जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनका भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको एक डीप लेवल में देखें तो इससे आपको भी पता है कि डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और सॉइल इरोजन आने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि फ्लड इतनी बड़ी चीज होती नहीं है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज तक जितने भी फ्लड्स आए हैं उसने नॉट ओनली ह्यूमंस के लाइफ को इफेक्ट किया है, उसने इनफैक्ट करोड़ों में एक प्रॉपर कंट्रीज की इकोनॉमी को भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट किया है, बहुत ही ज्यादा डुबाया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, फ्लड इज अ नेचुरल कैलेमिटी विच can be caused anywhere wheresoever too much destructions is happening, and due to these much destructions losses are also happening, people are losing their
होम्स, इससे क्या हो सकता है, किसी की प्रॉपर्टी जा सकती है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज जो होती है वो जा सकती है, और इससे नॉट ओनली देयर प्रॉपर्टीज, दे कैन लूज देयर ओन लाइफ ऑल्सो, एंड दिस विल ऑल्सो ruin द गवर्नमेंट इन अ कंट्री। तो मतलब इकोसिस्टम, सॉरी, अ काइंड ऑफ, मान लो कि किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ अगर कोई कंट्री कर रही है, उसमें भी ये डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर सकता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। तो इससे ये पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म, एक इंसान को बस इतना ही नहीं, इतना कम व्यू में ही किसी चीज को नहीं देखना चाहिए, उसको अपने देखने का जो विजन है इसको थोड़ा सा ज्यादा कर लेना चाहिए, सो दैट वो एक इकोलॉजिस्ट की तरह, एक प्रॉपर इकोलॉजिस्ट की तरह सोच के एक इंसान एक प्रॉपर एनवायरनमेंट तैयार कर सके। और दैट इज वेयर नॉलेज इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इफ यू वांट टू डू समथिंग फॉर द एनवायरनमेंट, यू वांट टू बिकम अ प्रॉपर इकोलॉजिस्ट। अच्छा, अब मैं एक और एग्जांपल जो कि आपके बुक में मेंशन किए उस चीज का वर्णन करती हूँ, सो दैट आप इस एग्जांपल को लेके अच्छी तरह से अवगत और अच्छे से समझ जाए। ठीक है, ये तो हो गया एक एग्रीकल्चर का, एक फार्मर का, एक सिविलाइज्ड लोगों का एक एग्जाम्पल लेते, एक अमीर इंसान का एग्जाम्पल लेते। अब एक अमीर इंसान ये सोचेगा कि मैं एक क्या करूंगा कि मैं बहुत ही बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज क्रिएट कर दूंगा, और जब मैं ये इंडस्ट्रीज क्रिएट कर दूंगा, इससे क्या होंगी, इससे मैं बड़े बड़े प्रोडक्ट्स क्रिएट कर पाऊंगा, और इन्हीं प्रोडक्ट्स को क्रिएट करके मैं इंसानों को सेल कर करके उनको भी आगे, मतलब उनके लिए भी फायदेमंद की चीजें हो जाएंगी, और मेरे को भी फायदा मिल जाएगा। तो पॉपुलेशन का भी एडवांटेज हो जाएगा और मेरा भी एडवांटेज हो जाएगा। लेकिन आपको भी पता है, एक पर्टिकुलर फैक्ट्री को क्रिएट करने से आपको स्लम एरियाज देखने को मिल जाती है। आज तक जो भी स्लम एरियाज बनी है, ये सबके रिजल्ट्स जो होते हैं वो ये फैक्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल होती है। ये फैक्ट्रीज क्या करती है, अपने इतने ज्यादा रिसोर्सेज यूज करते हैं कि एक नॉर्मल इंसान वो सारी चीजें एक्वायर नहीं कर पाती। वो सारी रिसोर्स ना लेने की वजह से उसको अ काइंड ऑफ लोअर पॉवर्टी लाइन में जाके एक स्लम एरियाज में ही अपना घर बसा के रहना पड़ता है। तो स्लम एरियाज से आपको पता चल रहा है कि एक इंसान इतना ज्यादा सेल्फिश होता है कि वो दूसरों के लिए जस्ट इतना ही सोचता है कि वो सेल कर पाए अपने प्रोडक्ट्स, लेकिन वो दूसरी तरफ ऐसे भी लोगों को तंग कर रहा है जो मतलब वो 100 और लोगों की लाइफ को दाव में लगा के खुद के बारे में सोच के जस्ट अपने इंडस्ट्रीज को क्रिएट करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सिविलाइजेशन क्रिएट कर रहा हूँ। दैट इज वेरी रॉन्ग फॉर द कंट्री। सो ये भी चीज एक इकोलॉजिस्ट को ब्रॉड टर्म में देखनी चाहिए। और एक इकोलॉजिस्ट वो नहीं होता जो सिर्फ इकोलॉजी की पढ़ाई करता है। हर एक इंसान को इकोलॉजिस्ट बनना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आजकल के जमाने में।